नाउ अनदर थिंग, और ये कहाँ एम्बेडेड रहता है? ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल एस्पेक्ट में ये एम्बेडेड रहता है। और पैराथायराइड ग्लैंड में आप इंपॉर्टेंट फीचर ये देखते हो कि ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दैट इज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं पीटीएच, या इसे ही हम लोग कहते हैं कॉलिप हार्मोन। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर वॉट एवर दैट इज, पैराथॉर्मोन, पीटीएच, कॉलिप हार्मोन, ये सारे नाम जो है वो इसके दिए गए हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सो इट इज एसोसिएटेड विथ दैट इज ब्लड कैल्शियम होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, ब्लड कैल्शियम होम्योस्टेसिस। और ब्लड कैल्शियम होम्योस्टेसिस में इसका रोल क्या रहता है? तो ये ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है। अगर आपको ध्यान हो, कल हम लोगों ने देखा था कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या काम रहता है? यस, ये ब्लड कैल्शियम को कम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें पैराथॉर्मोन की, तो ये क्या काम करते हैं? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। तो प्लीज रिमेंबर दैट इज पैराथॉर्मोन हार्मोन and calcitonin are antagonistic to each other. Antagonistic each other, इसका मतलब that is पैराथॉर्मोन ये काम करेंगे ब्लड कैल्शियम इंक्रीज करने का, और कैल्सीटोनिन ये काम करते हैं ब्लड कैल्शियम डिक्रीज करने का। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम रिड्यूस करेंगे, पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करते हैं, और इसलिए एक दूसरे के जो है वो विपरीत काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों में मेन रोल देखें, और इनफैक्ट हम लोग तीन ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन देखें जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, तो आपको ये तीन नाम याद रखने हैं। तो द थ्री हार्मोन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल इज पीटीएच, calcitonin, and the third one vitamin D. Yes, vitamin D, which is actually hormone. Yes, विटामिन डी जो एक्चुअली एक हार्मोन के तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन आपको ध्यान में रखने हैं हार्मोन्स, पीटीएच, कैल्सीटोनिन और विटामिन डी। ये तीन हार्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर इनमें हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? सो दैट इज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने को, सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नाउ लेट अस टेक अप दैट इज कि ये पैराथॉर्मोन किस तरह से काम करते हैं कि ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करें। तो पैराथॉर्मोन ये एक्चुअली अगर आप देखो तो ये तीन लेवल पे काम करता है। तो इट वर्क्स एट थ्री लेवल्स। तो एक होता है बोन, दूसरा होता है इंटेस्टाइन, और तीसरा होता है किडनी। तीन लेवल पे पैराथॉर्मोन काम करते हैं और ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने का काम करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें दैट इज बोन, बोन पे पीटीएच का रोल क्या रहता है? तो पैराथॉर्मोन को ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली आप ही बताओ, ऑस्टियोब्लास्ट का सिंथेसिस ये बढ़ाएंगे या ऑस्टियोक्लास्ट? Osteoblast. 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 ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं या बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं? Forming. Forming तो cells. फॉर्मिंग सेल्स इंपॉर्टेंट होंगे या डिस्ट्रॉइंग, जिसके कारण ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा? Destroying. Destroying Yes. ज्यादा होना चाहिए तो सर। पैराथॉर्मोन का मेन काम आप क्या देखते हो बोन पे? तो ये दिस कॉजेज समथिंग कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस। ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन। Formation. तो ये ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं पैराथॉर्मोन, और जब ये ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्म हो जाते हैं तो इसके कारण आप देखोगे देयर इज बोन डिस्ट्रक्शन। और बोन अगर डिस्ट्रक्शन होंगे तो इसके कारण क्या हो जाएगा? ब्लड कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो भी बोन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जिसके कारण डीमिनरलाइजेशन हो रहा है बोन का, ये मिनरल्स कहाँ जा रहे हैं? ये ब्लड में ही जा रहे हैं, और ब्लड में जाके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं।
तो पैराथ हार्मोन का एक तो ये तरीका होता है ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज का। दूसरा आप देखोगे पैराथ हार्मोन का एक और तरीका क्या है, कहाँ पे काम करेंगे, दैट इज किडनी पे। तो अगर हम लोग किडनी पे बात करें तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो बताओ ऐसे, अदरवाइज अगर हम लोग देखें तो कौन से एरिया, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है? DCT डीसीटी, DCT, कलेक्टिंग डक्ट DCT कहाँ होता है? DCT and collecting duct. डीसीटी, collecting duct, Collecting Collecting duct. DCT and posterior part of DCT and DCT collecting and collecting duct. yes, Sir, दोनों I think somebody is telling DCT and collecting duct। और अगर हम लोग देखें पैराथ हार्मोन की, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है, पैराथ हार्मोन क्या काम करेंगे, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कहाँ से होता है, फ्रॉम डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डीसीटी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन ये इंक्रीज करते हैं। ये आप काम पैराथ हार्मोन का देखते हो ऑन किडनी। लेकिन आपको जान के ये हैरानगी होगी कि पैराथ हार्मोन का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है यहाँ पे किडनी में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज इन रिलेशन टू विटामिन डी। तो अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी आखिर कहाँ से आ रहा है यहाँ पे पिक्चर में, और ब्लड कैल्शियम से कैसे ये रिलेटेड होता है। तो अगर हम लोग बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का एक और नाम होता है दैट इज कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम लेकिन कैल्सीफेरॉल एज सच जो है वो प्रोएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। और ये विटामिन डी जो है, इनके 3 स्टेप्स होते हैं एक्टिवेशन के, तब जाके ये एक्टिवेट होता है। तो पहला लेवल होता है दैट इज स्किन, स्किन। दूसरा होता है दैट इज लीवर, और तीसरा होता है दैट इज किडनी। सर ये विटामिन डी के क्या हैं तीनों? एक मिनट बच्चे, मेरे को बताने दो तब समझ में आएगा। विटामिन डी आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। नाउ आपको याद रखना है विटामिन डी के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या देखा है, दैट इज कि ये विटामिन डी क्या होता है। तो आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से, ये हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। पैराथ हार्मोन तो एक हार्मोन है ही, कैल्सिटोनिन तो एक हार्मोन है ही, लेकिन विटामिन डी भी एक हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो विटामिन डी, लेकिन ये किस तरह काम करते हैं, तो ये एक्चुअली होते हैं प्रोविटामिन की तरह। और विटामिन ए जैसे रेटिनॉल में प्रोविटामिन के फॉर्म में रहते हैं, वैसे ही आप विटामिन डी भी प्रोविटामिन फॉर्म में ही देखते हो। और ये प्रोविटामिन फॉर्म में कैसे रहते हैं, तो जब आप सपोज करो कोई डाइट में विटामिन डी खा रहे हो, या फिर अगर हम लोग देखें ये कैल्सीफेरॉल अगर हम लोगों ने डाइट में लिया है, सबसे पहले ये स्किन में जाके एक्टिवेट होता है। लेकिन स्किन में एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, दैट इज सनलाइट। तभी आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी। तो विटामिन डी का पार्शियल एक्टिवेशन स्किन में होता है। तो ये पार्शियली एक्टिवेट हुआ है, फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है, पार्शियली एक्टिवेट कहाँ हुआ है, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसीलिए यहाँ स्किन इंपॉर्टेंट होता है ना। ये पार्शियली एक्टिवेट होने के बाद कहाँ जाते हैं, लीवर। लीवर में एंजाइम्स के प्रेजेंस में फिर से ये पार्शियली एक्टिवेट होता है, लेकिन अभी भी ये फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुए हैं। बट देन अगर आप देखोगे ये जब किडनी में पहुंचते हैं, तो किडनी में पैराथ हार्मोन के प्रेजेंस में, पीटीएच के प्रेजेंस में ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है विटामिन डी। तो नाउ इन प्रेजेंस ऑफ पीटीएच हार्मोन इन किडनी, आपको ध्यान रखना है विटामिन डी इज फुल्ली एक्टिवेटेड। और फुल्ली एक्टिवेटेड विटामिन डी क्या होता है, दैट इज विटामिन D3। तो अगर आप मार्केट में विटामिन डी का टैबलेट खरीदोगे तो एज सच वो आप विटामिन डी नहीं देखते हो, वो विटामिन D3 होते हैं। और विटामिन D3 इज नथिंग बट कैल्सीट्रियोल, कैल्सीट्रियोल। तो विटामिन डी जिसका एक्टिवेटेड फॉर्म कैल्सीट्रियोल है या विटामिन D3 है, अब ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। और हार्मोन की तरह कैसे काम करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज इंटेस्टाइन में ये हेल्प करते हैं
कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को। तो जो भी डाइट में कैल्शियम दिया गया है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं अक्रॉस द इंटेस्टाइन इन प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिवेटेड विटामिन डी। So thereby the calcium blood calcium level will increase। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने में, और इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल पैराथॉर्मोन का ही हम लोग देख रहे हैं, और इसीलिए पैराथॉर्मोन विटामिन डी से भी रिलेटेड होता है। लेकिन अगर मानो आप डाइट में विटामिन डी नहीं ले रहे हो और डायरेक्टली आप सप्लीमेंट ले रहे हो, तो सप्लीमेंट में क्या होता है, ऑलरेडी जो मार्केट पे सप्लीमेंट्स आते हैं वो विटामिन डी नहीं होते हैं। नहीं तो उन सप्लीमेंट्स में लिखा रहता कि ये सप्लीमेंट खाने के बाद आपको सनलाइट में बैठना पड़ेगा, लेकिन एज सच ऐसा नहीं रहता है, और वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड विटामिन डी ही होते हैं, और इनका काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना। इस तरह से आप पैराथॉर्मोन 3 लेवल पे देखते हो काम करते हुए ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का। एक हम लोग बोन देखते हैं, सर ये दूसरा लीवर से आप किडनी किडनी वाला देखते एक हो, बार। और तीसरा आप देखते हो दैट इज इंटेस्टाइन। ये 3 लेवल्स पे हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? लीवर से किडनी वाला एक बार बता दो सर। आपको याद रखना है ये स्टेप्स। देखो क्या है सीक्वेंस, कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। लीवर से किडनी मतलब क्या, पहले आप ये देखो सीक्वेंस क्या है एक्टिवेशन का, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले किडनी फिर लीवर, या फिर स्किन, या पहले स्किन फिर किडनी फिर लीवर, या पहले स्किन फिर लीवर फिर किडनी, या पहले लीवर फिर स्किन फिर किडनी। देखो क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्किन लिवर देन किडनी। यस, ठीक है, जिसमें हमें सनलाइट की कहाँ पे इंपॉर्टेंस देखी जाती है, वेयर, दैट इज स्किन। स्किन। ठीक है, और पैराथॉर्मोन का कहाँ रोल देखा जाता है, इन किडनी। यस किडनी, दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर। अंडरस्टूड? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अबाउट दैट इज पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन में अब हम लोग देखेंगे कि इनके एबनॉर्मेलिटीज क्या होते हैं। तो एबनॉर्मेलिटीज बहुत ही इजी है याद रखना। एक तो होता है समथिंग कॉल्ड एज, अगर हम लोग डिसऑर्डर्स की बात करें, डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो एक तो होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और दूसरा होता है हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा होगा कि इनका क्या मतलब है। अगर वर्ड ब्रेक करना आप जानते हो, पिछले 1 साल से आप वर्ड ब्रेक कर रहे हो, हाइपर एक्सेस और पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक्टिविटी, हाइपोलेस पैराथायरॉयड का एक्टिविटी। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म दैट इज एक्सेस पैराथायरॉयड एक्टिविटी। अगर आप एक्सेस पैराथायरॉयड एक्टिविटी देखते हो तो इससे रिलेटेड डिजीज का नाम क्या है, सो दैट इज ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है, ये जितना हाई फाई नाम है उतना ही इजी है इनका डिफरेंस याद रखना, और इनफैक्ट इनका ये सारे एक ही डिजीज है, लेकिन इनको अगर वर्ड को ब्रेक करो तो आसानी से हमें पता चलता है क्या है ये। ओस्टाइटिस फाइब्रोसा एंड देन सिस्टिका। तो ओस्टाइटिस वर्ड ब्रेक करो, यस, इन्फ्लामेशन ऑफ, दिमाग अप्लाई करो, 1 साल से जो वर्ड आप लोग ब्रेक किए, ऑफ बोन। बोन। बोन सर। वेरी गुड, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। फाइब्रोसा that is फाइबर्स। very good, and in fact fibroblast deposition, that's correct. And cystica that is cyst, यानी कि there is cavity formation, कॉमन डक्ट। cavity formation। cystica वर्ड आते हैं cyst से, cyst का मतलब cavity है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज यहाँ पे हम लोग 3 मतलब देख रहे हैं, यानी कि अगर सपोज करो एक्सेस पैराथायरॉयड एक्टिविटी होगा तो आप मानते हो कि पैराथॉर्मोन ज्यादा बनेंगे। अगर पैराथॉर्मोन ज्यादा बनेंगे तो बोन से बहुत ज्यादा कैल्शियम जो है वो रिमूव हो जाएंगे, बोन से बहुत ज्यादा कैल्शियम रिमूव होंगे तो बोन का इन्फ्लामेशन चालू हो जाएगा।
जब बोन इन्फ्लेम होते हैं तो बोन अपने आप को बचाना भी चाहेगा, तो बचाने के लिए क्या होता है, ये बोन हील करेंगे और हील करने के दौरान फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन होता है। लेकिन अगर मानो फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन उतना ज्यादा ना हो और लगातार बोन इन्फ्लेम हो रहा है, तो बोन के अंदर देयर वुड बी कैविटी फॉर्मेशन। दैट्स व्हाट मीनिंग इज ऑफ osteitis fibrosa cystica. So easy meaning is there. Now we have something called as hypoparathyroidism. मेरे ख्याल से ये आप लोग सबको ही अच्छे से जानते हो और हम लोगों ने पहले देखा भी है। समथिंग कॉल्ड एज हाइपोकैल्सेमिक टेटानी। ये हम लोगों ने कहाँ देखा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यस, ये मूवमेंट लोकोमोशन में हम लोगों ने एक डिजीज में देखा है, दैट इज हाइपोकैल्सेमिक टेटानी। तो हाइपोकैल्सेमिक टेटानी आपको ध्यान रखना है, दिस इज नथिंग बट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हाइपोकैल्सेमिक टेटानी इज द डिजीज एसोसिएटेड विद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जबकि ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका इज द डिजीज एसोसिएटेड विद हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इतनी बातें हमें याद रखनी है अबाउट दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। सर इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन का रीजन एक बार बताना। अगर मानो जो है वो बोन से, ठीक है मेरे को आप ही बताओगे, पैराथॉर्मोन के कारण आपको क्या लगता है, बोन जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे या बोन फॉर्मेशन होंगे? डिस्ट्रॉय होंगे सर, That's क्योंकि correct. Ca2+ ज्यादा हो हाँ रहा है। करेक्ट। तो बोन जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं, बोन में इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएंगे। अगर बोन फॉर्मेशन होगा तब थोड़ी ना इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमें मालूम रहनी चाहिए अबाउट द डिसऑर्डर्स। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड में। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज समथिंग कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड। सर आपने वो तो नहीं बताया, हाइपोकैल्सेमिक टेटानी। ओहो, ये आपने किसी जमाने में पढ़ा है, मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर नाम है, नाम एक चैप्टर का था, किसी जमाने में याद है? सर हमारे बैच में नहीं हुआ ये डिसीज। यस सर, ओके यस ठीक सर। है, ठीक है। तो आपके जो है वो ऐसे भी क्लास होंगे, इसलिए इस वीक मैंने क्लास नहीं लगाई है आप लोगों की। डोंट वरी, आई विल टेक अप दैट, आई नो दैट। आप लोग के क्लास जो है वो इस वीक नहीं लगाए गए हैं और नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होंगे भी इस पे, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ग्लैंड, लेट अस कम टू दैट इज पीनियल ग्लैंड। नाउ पीनियल ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं पीनियल ग्लैंड। और ये पाइन शेप, जो पाइन ट्री होता है उनके बिल्कुल शेप का होता है, इसलिए हम लोग पीनियल ग्लैंड इसको कहते हैं। और यहाँ जो आप हार्मोन देखते हो, इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, दैट इज मेलाटोनिन। तो कोई बता सकते हैं मेलाटोनिन हार्मोन का जो है वो प्रिकर्सर स्टेज क्या है? ये हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में करा था। कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए मेलाटोनिन हार्मोन के लिए? ट्रिप्टोफैन। वेरी गुड, हु इज टेलिंग दिस आंसर? हु? लक्षिता। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो है वो, इसी अमाइनो एसिड के कारण एक हार्मोन बनता है मेलाटोनिन। नाउ अगर हम लोग देखें मेलाटोनिन हार्मोन का इतना क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें इस मेलाटोनिन हार्मोन का, सो दैट इज स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल, और स्लीप वेक साइकिल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फॉर समथिंग कॉल्ड एज डायरनल वेरिएशंस। जैसे ये स्लीप वेक साइकिल का मतलब ये होता है कि ऐसा कैसे होते हैं कि आप रात में 12 बजे सो ही जाते हो और सुबह उठते हो, तो ऐसे भी तो हो सकता था कि दिन भर सोए रहते हो और रात में उठ जाते हो।
Why? Because there is a pattern of sleep and there is pattern of awakefulness. तो ये जो पैटर्न होता है स्लीप और अवेकफुलनेस का, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं स्लीप वेक साइकिल। और ये स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करने वाले जो हार्मोन होते हैं दैट इज मेलाटोनिन। नाउ इसमें आप रोल एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन का भी देखते हो, बताओ कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन है वो? फोरब्रेन। फोरब्रेन। फोरब्रेन, यही आंसर है। Hypothalamus. Yes. Who is Thalamus. telling this answer? Who? Sir Suhana. Who? Yes, who? Sir Suhana. Very good, Suhana. Yes. Correct. You are right. Correct. You are right. Hypothalamus. और इनफैक्ट इसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम influences neural system while neural system influences endocrine system. True. Yes, very True. good. ट्रू। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है। और कैसे ट्रू है? बिकॉज बिल्कुल यहाँ पे आप ये बात कह सकते हो हाइपोथैलेमस, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। यस, ये आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंस करते हैं एक्शन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन, और इसी तरह मेलाटोनिन हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं हाइपोथैलेमस को। तो बिल्कुल ऐसी बात कहना सही है कि एंडोक्राइन सिस्टम न्यूरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं और न्यूरल सिस्टम इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज द अदर वे। और स्लीप सेंटर हाइपोथैलेमस होता है, जबकि स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करने वाले मेलाटोनिन हार्मोन होते हैं। और ये दोनों आपस में न्यूरोनल सर्किट और हार्मोन के इन्फ्लुएंसेस ये बताते हैं कि स्लीप वेक का पैटर्न जो है वो क्या होगा, एंड दैट इज डायगोनल वेरिएशन। लेकिन आपको याद रखना है मेलाटोनिन हार्मोन का इसके अलावे भी रोल बताया गया है। ये तो एक है ही स्लीप वेक साइकिल, बट देन इसके अलावे और भी रोल्स इस मेलाटोनिन हार्मोन के बताए गए हैं। सो नेक्स्ट इज दैट इज प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेक्सुअल फंक्शंस। तो सेक्सुअल फंक्शंस में आप मेनली क्या देखते हो कि प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ऐसा देखा गया है। कैसे? तो ये मेनली आप देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक फेज आता है जब फॉर अ डे और टू देयर इज राइज इन टेम्परेचर, और लगभग 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर राइज होते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर सकते थे, मेलाटोनिन होने नहीं देता है। तो मेलाटोनिन जो है इसका रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देखा गया और प्यूबर्टी में भी देखा गया, और ओवरऑल सेक्सुअल फंक्शन जो कि ये प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही रिलेटेड है ऐसे देखे गए हैं। और इसीलिए जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने एक और तरह से दे रखा है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर में भी इसका रोल है मेलाटोनिन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी है और प्यूबर्टी में भी इसके रोल माने गए हैं। यही नहीं, एनिमल्स में पिगमेंटेशन में भी रोल देखा जाता है, एंड ऑल्सो दैट इज इम्यूनिटी या डिफेंस। ये तो आपको ध्यान रखना है इम्यूनिटी या डिफेंस में कैसे ये इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफेंस में आप क्या देखते हो दैट इज इनका मेन रोल रहता है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेशन के समय में फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं और फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। इतने सारे फंक्शंस हमें ध्यान रखने हैं मेलाटोनिन हार्मोन के। तो मेलाटोनिन हार्मोन के जनरली 12th क्लास के स्टूडेंट से जब आंसर पूछा जाता है वो सिर्फ बताते हैं स्लीप वेक साइकिल,
लेकिन आपको याद रखना है स्लीप वेक साइकिल के अलावे इनका रोल सेक्सुअल फंक्शन भी है, बॉडी टेम्परेचर भी है, पिगमेंटेशन भी है और ओवरऑल इम्यून और डिफेंस में भी रहता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन के एबनॉर्मेलिटी, तो एबनॉर्मेलिटी अगर हम लोग देखें तो इसमें आप दो एबनॉर्मेलिटी देखते हो। पहला आपको बायोमोलिक्यूल्स वाला बताना है। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, आपको याद भी होगा मैंने बताया था कि दूध, वाई मिल्क इज सो मच इम्पोर्टेंट। सर क्योंकि उसमें मेलाटोनिन ज्यादा होती है। Yes. बस यही, और इतना ही बताया था और कुछ नहीं बताया था। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था। सर फिर दूध पीने से ज्यादा नींद आती है। हाँ ये बताया था मैंने, लेकिन इसमें एक डिजीज का नाम भी मैंने बताया था, किसी को ध्यान है? आप कैसे जो पेशेंट लैक्टोज की वजह से होती है वो, हाँ यस, जो लैक्टोज की वजह से होती है वो। ये सब गैलेक्टोज कहाँ से आ गए यहाँ पे? लैक्टोज लैक्टोज भी कहाँ से आ गया? ये सब है ही नहीं लैक्टोज गैलेक्टोज यहाँ पे। बायोमोलिक्यूल्स के पॉइंट किसी को याद नहीं है, इसका मतलब बेकार है आप लोगों को बताना। एवरीवन, आप लोग को क्या जून जुलाई में बताया जाता है, वो 4 महीने 5 महीने तक किसी को याद ही नहीं रहता है। क्या फायदा? एल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज कभी मैंने 6 महीने पहले बताया ही नहीं था। अल्जाइमर्स डिजीज तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखा है। तो आपको ध्यान रखना है दैट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया में अगर मानो पेशेंट इंसोम्निक होते हैं, इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस, तो वैसे पेशेंट्स को आप दूध देते हो, उनको आप एडवाइस करोगे कि भाई आप दूध पियो शाम में, सो दैट देयर इज मोर ऑफ दैट इज ट्रिप्टोफैन व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीशन। तो एबनॉर्मेलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक एबनॉर्मेलिटी होता है दैट इज इंसोम्निया। तो एक इंसोम्निया है दैट इज स्लीपलेसनेस। तो एक तो ये रहता है। दूसरा आप एबनॉर्मेलिटी देखते हो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज जेट लैग। जेट लैग फिनोमेनन। जेट लैग फिनोमेनन क्या होता है कि अगर सपोज करो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करते हो और उन दोनों का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग जापान और इंडिया देखें तो इनके टाइम जो होते हैं स्टैंडर्ड टाइम वो अलग अलग है। या इंडिया और यूरोप और मिडिल ईस्ट का देखोगे तो टाइमिंग्स जो है स्टैंडर्ड टाइम वो अलग अलग। वैसे ही अगर आप इंडिया को कंपेयर यूएसए से करो तो उसमें कुछ अलग रहते हैं। इनफैक्ट वी आर आई थिंक 10 आवर्स अहेड ऑफ यूएसए इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। तो जेट लैग फिनोमेनन क्या होता है कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करते हो तो आपका जो माइंड है उसको मेलाटोनिन हार्मोन ने इस तरह से सेटअप किया रहते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन के कारण आप ये देखते हो कि वैसे लोगों में जिस समय पे इंडिया में, जैसे अगर वो इंडियन है तो जिस समय पे इंडिया में रात होते हैं, अगर वो किसी दूसरे कंट्री में उस समय में लैंड करते हैं और वहां पे दिन रहते हैं तो उसके कारण उनको नींद आने लगता है। बट देन उस कंट्री में जो है वो स्टैंडर्ड टाइमिंग्स अलग है। तो ऐसे में जब आपकी नींद डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज यू आर चेंजिंग country and the changing of country is leading to change of time periods, the standard timings, इस फेनोमेनन को हम लोग जेट लैग फेनोमेनन कहते हैं। तो जेट लैग जो है एक नॉर्मल फेनोमेनन है। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करते हो तो जेट लैग जो है वो होना बहुत ही नॉर्मल। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया अगर मेलाटोनिन एबनॉर्मल है तो उसमें जेट लैग भी काफी एबनॉर्मल हो जाता है। यानी कि फॉर मंथ्स देयर आर टाइमिंग, मतलब महीनों लग जाते हैं टाइम पीरियड फिक्स करने के लिए पर्टिकुलर उस कंट्री के स्टैंडर्ड टाइमिंग्स के हिसाब से। सो दैट इज कॉल्ड एज जेट लैग फिनोमेनन। तो ये भी किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये दोनों आपको याद रखना है, एक है इंसोम्निया दैट इज स्लीपलेसनेस
और दूसरा है जेट लैग फेनोमेनन। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है, दैट इज अबाउट दिस पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, उसका ये पहला पॉइंट। आपके अधिकतर सीनियर्स यहाँ पे मिस्टेक करे हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है पीनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तो उसमें प्लीज आप फोर ब्रेन तो है करेक्ट, लेकिन फोर ब्रेन का एंटीरियर एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करोगे, तो इट्स ऑन डोर्सल एस्पेक्ट। ये इनफैक्ट एनसीईआरटी का लाइन भी है। इतनी बातें हमें बहुत ही अच्छे से मालूम रहनी चाहिए अबाउट दैट इज पीनियल ग्लैंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, द नेक्स्ट हार्मोन सिस्टम। And the next hormone system, what you will find is that is something called as adrenal gland. Adrenal gland. Now, adrenal gland जो है इसी को हम लोग और भी नाम देते हैं, something called as suprarenal gland. और adrenal gland को suprarenal gland क्यों कहा जाता है? Because they are located above kidney. Above kidney. और क्योंकि दो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक प्रेजेंट रहेंगे, तो डेफिनेटली एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पेयर्ड होता है। नाउ अनदर पॉइंट वी शुड आल्सो रिमेंबर, ये जो आप एड्रिनल ग्लैंड देखते हो, इनका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एंड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हाट यू विल फाइंड इज दैट दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो इनके दो पार्ट्स होते हैं, ये इनका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 डिफरेंट जर्म लेयर से ऑर्गन्स अराइज होता है। तो अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स देखें, तो इसमें आपको याद रखना है बेसिकली जो दो पार्ट्स हैं, उनमें आउटर पार्ट और इनर पार्ट, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है कि जो आउटर पार्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं मेसोडर्म से, जबकि जो इनर पार्ट है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। तो जो आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, दो पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। इनमें फर्क क्या है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो मेसोडर्म ओरिजिन के होते हैं, जबकि एड्रिनल मेड्यूला एक्टोडर्म ओरिजिन के होते हैं। नाउ अनदर पॉइंट वी शुड रिमेंबर, इसी एड्रिनल ग्लैंड का एक और इम्पोर्टेंट नाम भी दिया गया है, एंड वी विल सी, इसे हम लोग एक और नाम जो देते हैं दैट इज कॉल्ड एज 4S ग्लैंड। बट देन ये हम लोग लास्ट में देखेंगे कि आखिर इसको हम लोग 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ S, समथिंग इज देयर व्हिच इज रिलेटेड टू S, एंड विल सी दैट व्हाट इज दैट S है। तो 4S ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसके दो पार्ट्स आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, और आउटर कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों जो है वो इनका ओरिजिन अलग अलग होता है। हमें ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन, तो एक एक करके हम लोग इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि फर्दर आप यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स देखते हो। रीजन्स, तो एक तो एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट्स, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। उसके ऊपर आप देखोगे देयर इज 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स, और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स जो हैं, दे आर समथिंग कॉल्ड एज जोना। फर्स्ट पोर्शन इज zona glomerulosa. So the first reason is zona glomerulosa. और zona glomerulosa में जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा है जोना फैसिकुलाटा। जोना फैसिकुलाटा। और इनमें जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और तीसरा है दैट इज जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस।
और ये जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं इनको हम लोग कहते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ना कॉर्टिकॉइड्स जो भी हैं, वॉट एवर दीज कॉर्टिकॉइड्स आर, तो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं दे आर कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिकॉइड्स क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली दे आर ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। और आपको याद रखना है ये स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड, जो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रीट करते हैं। तो इन सब को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो द फर्स्ट वन विल टेक अप, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सो द फर्स्ट व्हिच इज दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकॉइड। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज द प्रोमिनेंट हार्मोन। मतलब ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, लेकिन इसमें अगर हम लोग प्रोमिनेंट हार्मोन्स देखें, यानी कि यहाँ पे जो एड्रिनल सेल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ हार्मोन्स बनाते हैं, दैट इज एल्डोस्टेरोन। एंड सेकेंड इज डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में बनते हैं डोमिनेंटली ना, जिसमें हम लोगों ने एल्डोस्टेरोन के बारे में ऑलरेडी पहले देख रखा है। तो आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग और नॉट, क्योंकि आप लोग के जो है वो बिल्कुल ही लग रहा है कि 11th क्लास जो है वो तो आपको, सो फिजियोलॉजी पार्ट वीक करने का मतलब है कि यू आर रियली गोइंग इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। 99% स्टूडेंट्स है, मैं पूछूं उनको एल्डोस्टेरोन अभी ध्यान नहीं होगा। उन्होंने ये रीनल चैप्टर में जबकि देखा है, आई नो दैट वेरी वेल। तो एल्डोस्टेरोन के लिए, बट देन आई विल टेल यू, तो एल्डोस्टेरोन के लिए क्या क्या स्टिमुलेंट्स चाहिए, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो आई डोंट नो इफ यू पीपल रिमेंबर Blood एनीथिंग और pressure decrease, यस, वेरी गुड, glomerular rate decrease, वेरी गुड, वेरी गुड, ESR decrease. वेरी गुड, यस। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो मेन स्टिमुलेंट की अगर एल्डोस्टेरोन की बात करें, चलो कोई सोडियम तो किसी ने तो सही आंसर दिया है, वेरी गुड। So that is high angiotensin 2। मेरे ख्याल से आप लोग सबको याद होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। तो एंजियोटेंसिन 2 जब इंक्रीज होता है तब जाके एल्डोस्टेरोन जो है वो हाई होता है। और एंजियोटेंसिन 2 के इंक्रीज होने के क्या फैक्टर्स होते हैं? दैट इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज जीएफआर, ये सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग आयन इम्बैलेंस की बात करें, यस इट इज सोडियम का कम होना एंड पोटेशियम का ज्यादा होना। ऑल दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। और इसीलिए इनमें इनको हम लोग कलेक्टिवली वी कॉल इट एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तभी आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड वर्ड यूज करते भी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यूज करने का मतलब क्या होता है? मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म। तो ये मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो अगर मानो ये स्टिमुलेंट्स ये हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा होगा कि इनका काम क्या होता है। तो प्रोबेबली यू माइट बी रिमेम्बरिंग, आप लोग को याद होगा एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इनफैक्ट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन ये डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से इंक्रीज करता है। और सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली आप देखोगे देयर इज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यू नो दैट वेरी वेल। वही बात हमें यहाँ पे ध्यान भी रखना है। नाउ इससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी क्या है? तो एबनॉर्मेलिटी में आपको याद रखना है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कून्स डिजीज। कून्स डिजीज, और कून्स डिजीज जो है वो क्या है? सो दैट इज एक्सेस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। तो अगर मानो एक्सेस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा?
ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम बताओ, इंक्रीज होंगे या घटेंगे? increase, Increase. इंक्रीज। तो एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। और आप क्या देखोगे कून्स डिजीज में, तो अगर मानो हाई पोटेशियम होने पे ये सिक्रीट होते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये पोटेशियम को कम करने का काम करते हैं। लेकिन अगर मानो एक्सेस सिक्रीट होने लगे तो इसका क्या आप डिसएडवांटेज देखोगे? दैट इज हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया वर्ड ब्रेक करो। डिक्रीज पोटेशियम कहाँ? वेयर? इन blood, यस ब्लड। तो ब्लड में आप पोटेशियम कम देखोगे। नाउ आपको एक और बात याद रखना है, जब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब होते हैं तो इसके कारण क्या होता है? देयर इज मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। तो ये आपको फीचर्स याद रखने हैं, किसके हैं? कून्स डिजीज के, जो कि एक्सेस एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन के कारण होता है। तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नाउ मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सोर्स में अगर हम लोग देखें, मोस्ट प्रोमिनेंट हार्मोन, अगर हम लोग प्रोमिनेंट हार्मोन की यहाँ बात करें तो प्रोमिनेंट हार्मोन जो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में देखोगे, आई थिंक बहुत बार हम लोगों ने वर्ड पहले भी देखा है, cortisol. So cortisol is the hormone which is actually present in glucocorticoid and it is actually dominant hormone here. Now अब ये cortisol का मेन फंक्शन हम लोग क्या देखते हैं, ये भी मैंने बहुत बार बता रखा है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी मैंने बताया था, बट एनीवेज antagonistic to insulin, हाँ yes Anti-inflammatory. antagonistic to insulin, Anti-antagonist. Anti-allergic. Kidney functions में okay help very करता है good, sir. that's correct. अस्थमा में। Yes, I think I'm getting some good answers here. Yes, you are right. Basically अगर हम लोग बात करें, that is फर्स्ट फंक्शन कॉर्टिसोल का जो है वो किससे रिगार्डिंग रहेगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। तभी तो आप ये नाम देखते हो, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड रहते हैं। नाउ क्या रिलेशन यहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिकली प्रोटियोलाइसिस ये कॉज करते हैं। तो आपको लगा ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कैसे रिलेटेड है? प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? देयर इज रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड्स कहाँ चैनलाइज किए जाते हैं? टू द लीवर। liver, और लीवर में आपको याद रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो यानी कि ये क्या काम कर रहे हैं? तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किससे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहे हैं? सो दैट इज फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट। और अदर देन कार्बोहाइड्रेट कौन सा सोर्स है? सो डेफिनेटली दैट इज अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से ये ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देखते हो। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना भी चाहिए, क्योंकि शायद आपको याद हो, मैंने बहुत बार 10-12 बार, 1 दर्जन से ऊपर बार पहले भी आप लोगों को सबको बताया है, और मैं फिर से एक बार बताऊंगा, कॉर्टिसोल को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो दिस इज स्ट्रेस हार्मोन, और ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना चाहिए। व्हाई? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग स्ट्रेस। ये स्ट्रेस में जो है वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एंड that's why cortisol is स्ट्रेस हार्मोन। ये एक स्ट्रेस हार्मोन ही कहलाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस मतलब क्या है? हो सकता है मेंटल स्ट्रेस हो सकता है फिजिकल स्ट्रेस, दोनों ही हो सकता है।
तो both the cases you will find this particular phenomenon. तो पहला आपको रोल याद रखना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल का क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. नाउ दूसरा आपको याद रखना है द सेकंड फंक्शन इफ यू विल सी कॉर्टिसोल का, सो दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव. तो ये इम्यूनोसप्रेशन का भी काम करते हैं और ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं. और एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब हर स्टेजेस पे काम करते हैं. मींस यू विल फाइंड दैट इट हैज मेन फंक्शन इन रिड्यूसिंग डब्ल्यूबीसी काउंट. तो ये डब्ल्यूबीसी काउंट को जो है वो घटाते हैं. एंड यू विल फाइंड दैट ऑल इम्यून सेल्स दे आर इनहिबिटेड बाय दिस पर्टिकुलर cortisol. तो cortisol helps in immune cell suppression. और immune cell suppression होंगे तो obviously there would be that is overall reduced immunity. और इसीलिए that's why cortisol drugs आप कहाँ पे देते हो, are given to patients of transplant. तो जिन पेशेंट पे ट्रांसप्लांट लगाए जाते हैं उन पेशेंट्स में हम लोग कॉर्टिसोल ड्रग्स दिए जाते हैं. तो जब आप ट्रांसप्लांट लगाते हो तो आप एक्चुअली एक फॉरेन बॉडी अप्लाई कर रहे हो, फॉरेन बॉडी आप किसी को दे रहे हो. और फॉरेन बॉडी जब हम लोग किसी को देते हैं तो आप क्या देखते हो, दैट इज देयर आर चांसेस ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, क्योंकि हमारा बॉडी उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह जो है वो मान के उसको रिजेक्ट करना चाहता है. तो उस केस में आपको ऐसे ड्रग्स देने हैं जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करें. तो ये इम्यूनोसप्रेशन का भी काम करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छे. Now next you will find that is it has also role in blood vessel. इनका ब्लड वेसल पे भी काम रहता है. और ब्लड वेसल में क्या काम करते हैं ये, तो ये बेसिकली आप देखोगे वेसो कंस्ट्रिक्शन करने का काम करते हैं. और अगर मानो वेसो कंस्ट्रिक्शन होंगे तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट विल हैपन, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज. तभी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में आप देखोगे ब्लड प्रेशर भी समवॉट इंक्रीज कर जाते हैं. और आप क्या फंक्शन देखते हो, द फोर्थ फंक्शन यू विल फाइंड दैट इज, अगर हम लोग ब्लड पे इफेक्ट देखें और इनफैक्ट ब्लड में अगर आरबीसी पे इफेक्ट देखें तो इट इज हेल्पफुल इन एरिथ्रोपोएसिस. दैट इज आरबीसी काउंट इंक्रीज. तभी आपको ये बात बहुत ही अच्छे से याद होगा. अगर हम लोग बात करें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, तो आरबीसी काउंट ये इंक्रीज करते हैं कॉर्टिसोल, लेकिन यही कॉर्टिसोल डब्ल्यूबीसी काउंट घटाते हैं. ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताया था क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी. आई थिंक आप लोगों को कुछ भी याद वाद नहीं है, बट एनीवेज आई विल टेल यू दिस पॉइंट अगेन कि एक ही हार्मोन जरूरी नहीं है कि सारे ब्लड सेल्स के काउंट इंक्रीज. ये मैंने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर के दौरान बताया था जब मैं ये बता रहा था फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन. तो जैसे आप साफ यहाँ पे देख रहे हो कॉर्टिसोल जो है वो आरबीसी काउंट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यही कॉर्टिसोल डब्ल्यूबीसी काउंट रिड्यूस कर रहे हैं. तो दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी. तो एक ही हार्मोन जरूरी नहीं है कि सारे ब्लड सेल्स के काउंट एक ही साथ इंक्रीज कर दे या एक ही साथ रिड्यूस कर दे. तो इतने फंक्शंस हमें ध्यान रखने हैं. दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन. नाउ अब इसके भी एबनॉर्मलिटी पे आ जाते हैं. सो दे हैव देयर ओन एबनॉर्मलिटीज. तो अगर हम लोग एबनॉर्मलिटी की बात करें, एबनॉर्मलिटी, तो एबनॉर्मलिटी में आपको ध्यान देना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कुशिंग सिंड्रोम. और इसे ही हम लोग कहते हैं एड्रीनल हाइपरप्लेशिया. ना कोई बता सकता है हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या होता होगा? एनीवन? ओके, हाइपरप्लेशिया और हाइपोट्रोफी Enlightenment Sir, of क्या होता है? tissue. Cell product
increase. हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स और हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। तो डेफिनेटली कुशिंग सिंड्रोम क्या होगा? एक्सेस सिक्रीशन। डेफिनेटली दैट इज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे आप कॉर्टिसोल। देखोगे कॉर्टिसोल जो है वो एक्सेस सिक्रीट होता है। तो इसके कारण आप क्या क्या प्रॉब्लम्स देखते हो? तो कॉर्टिसोल अगर हाई होते हैं तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द पेशेंट विल बी हैविंग हाइपरग्लाइसीमिया। नाउ अगर कॉर्टिसोल हाई होंगे तो इसके कारण क्या होता है? प्रोटियोलाइसिस एक्सेस होंगे, और प्रोटियोलाइसिस अगर मानो बहुत ज्यादा एक्सेस होंगे तो डेफिनेटली द पेशेंट विल हैव मसल वेस्टिंग होगी, क्योंकि ये प्रोटियोलाइसिस से जो भी अमाइनो एसिड रिलीज हो रहे हैं उनको ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। इसके अलावे आप देखते हो कॉर्टिसोल अगर लॉन्ग टर्म में यूज किया जाए तो ये बोन के भी रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। सो देयर वुड बी ऑस्टियोपोरोसिस, समथिंग कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि एक्सेस बोन रिजॉर्प्शन। नाउ इसके अलावे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम अगर कॉर्टिसोल करते हैं तो ऐसे पेशेंट क्या रहेंगे? सो डेफिनेटली दे विल सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। नाउ यही नहीं, ऐसे पेशेंट्स में आप क्या देखते हो? देयर इज सेंट्रल ओबेसिटी। तो सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनके नेक पोर्शन और तोंद ये काफी फैटी होते हैं, और आर्म्स और लेग्स जो है वो बिल्कुल ही फ्लैबी होते हैं। तो ऐसे केस जिसमें कि फैट सिर्फ बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के अराउंड डिपॉजिट हो, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। और सेंट्रल ओबेसिटी के ही कारण आप ऐसे पेशेंट्स में देखोगे देयर इज मून फेस। तो मून फेस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गोल मटोल चेहरा, एकदम गोल गोल चेहरा रहेगा जिसमें कि पूरे सेंट्रल एक्सिस पे जो है नेक पोर्शन एंड देन आर अराउंड द फेस एंड देन इन एब्डोमेन देयर इज फ्लफीनेस। तो ये सारे फीचर्स हम लोग कहाँ देखते हैं? इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। सर ओस्टियोपोरोसिस एक बार बता दो। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? तो ब्रेक द वर्ड पोर्स, ऑस्टियो यानी बोन। तो बोन में अगर सपोज करो देयर आर पोर्स फॉर्मेशन, so that is called as osteoporosis। लेकिन हमें ध्यान रखना ऑस्टियोपोरोसिस मेनली जो है इट इज केस ऑफ ओल्ड एज। तो ये ओल्ड एज में होते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। और कैल्शियम डेफिशिएंसी एक और तरह से हो सकता है अगर मानो कॉर्टिसोल एक्सेस में कंज्यूम किया जाए तब। तो excess secretion of cortisol that may also lead to that is osteoporosis। तो इतने सारे फीचर्स हमें ध्यान रखने हैं, दैट इज अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम। नाउ इसके बाद आपको याद रखना है एक और एबनॉर्मेलिटी है, समथिंग कॉल्ड एज एडिशंस डिजीज। एडिशंस डिजीज, तो एडिशंस डिजीज क्या है? दैट इज डेफिशिएंसी। किसका डेफिशिएंसी? दोनों। किसका दोनों? तो बोथ एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन दोनों के डेफिशिएंसी होंगे तो द पेशेंट विल सफर फ्रॉम अ डिजीज समथिंग कॉल्ड एज एडिशंस डिजीज। नाउ ये बेसिकली क्यों होते हैं? तो एडिशंस डिजीज होंगे अगर सपोज करो कोई भी ऐसा अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसके कारण देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना फेसिकुलाटा। तो इन दोनों जोन्स में अगर सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी पेशेंट विल सफर फ्रॉम एडिशंस डिजीज। तो एडिशंस डिजीज में आप बेसिकली क्या देखते हो? तो अगर मानो डेफिशिएंसी कॉर्टिसोल के होंगे पेशेंट विल सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। तो एडिशंस डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया काफी कॉमन होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज एल्डोस्टेरॉन अगर डेफिशिएंट होंगे तो पेशेंट में ब्लड सैंपल में आप क्या देखोगे? रिड्यूस सोडियम एंड इंक्रीज पोटेशियम।
नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कॉर्टिसोल में, तो एक और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर याद रखना है, एंड दैट इज ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। तो ऐसे पेशेंट में, एडिशंस डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें पिगमेंटेशन स्किन का ब्रॉन्ज कलर रहेगा। हम लोग देखेंगे आखिर कैसे, व्हाई देयर वुड बी ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन इन सच केसेस। तो इसको देखने के लिए आपको अगेन आना पड़ेगा उसी पॉइंट पे जो हम लोग कल देख रहे थे। तो कल हम लोगों ने क्या देखा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन समथिंग कॉल्ड एज सीआरएच, और सीआरएच ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी तब जाके सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स तब सिक्रीट करते हैं कॉर्टिसोल। नाउ आप लोग ये भी बहुत ही अच्छे से जानते हो, ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हो कि अगर इसमें नेगेटिव फीडबैक है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो प्लीज रिमेंबर दैट इज सीआरएच यहाँ अगर पे रिलीज नहीं होगा। हाँ यस, सीआरएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क नहीं करेगा। हाँ दैट्स व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक। तो यही बात हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, अगर कॉर्टिसोल हाई होंगे तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जो है वो कहेंगे कि सीआरएच और एसीटीएच कम हो जाए, यानी डेफिनेटली कॉर्टिसोल अगर हाई होते हैं तो एसीटीएच और सीआरएच कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और अगर मानो कॉर्टिसोल कम है तो एसीटीएच और सीआरएच जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है ना, अगर मानो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एडिशंस डिजीज हुए हैं, आपको ये बताना है कि ऐसे पेशेंट्स में अगर ब्लड सैंपल लिया जाए तो एसीटीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। एक बार रिपीट करना सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो आप एडिशंस डिजीज पेशेंट के ब्लड सैंपल अगर लोगे तो इसमें एसीटीएच हार्मोन का क्या एक्सपेक्टेशन, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज ज्यादा होंगे, होगा। नॉर्मल होंगे, कैसे होंगे? इंक्रीज होंगे सर। होंगे। वेरी इंक्रीज होंगे। ओके, तो कोई कह रहे हैं इंक्रीज होंगे, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एनीवन हु कैन टेल कैसे? क्योंकि कॉर्टिसोल डिक्रीज है ब्लड में, कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा क्योंकि अगर एसीटीएच ज्यादा होगा तो। नहीं, आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा है, तो अगर मानो एसीटीएच ज्यादा होंगे तो कॉर्टिसोल जो है वो ज्यादा नहीं, व्हाई, बिकॉज देयर इज नेगेटिव फीडबैक। हाँ वेरी गुड, तो समबडी इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसे पेशेंट्स में अगर मानो एडिशंस डिजीज का पेशेंट है तो वैसे केस में आप एसीटीएच जो है वो हाई देखते हो इन एडिशंस डिजीज। ठीक है, तो एडिशंस डिजीज में कॉर्टिसोल कम है, और अगर मानो कॉर्टिसोल कम है तो नेगेटिव फीडबैक के कारण क्या हो जाते हैं, एसीटीएच जो है वो राइज कर जाता है, और वही आप यहाँ पे एसीटीएच रेज देख रहे हो। नाउ एसीटीएच का रेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग में माना जाता है। नाउ व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन हम लोग कल के एक पॉइंट पे आ जाएंगे। कल हम लोगों ने एक और पॉइंट देखा था, समथिंग कॉल्ड एज एमएसएच। एमएसएच इज समथिंग कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और मेलानोसाइट जब स्टिमुलेट होते हैं तो इसके कारण आप देखोगे देयर इज मेलानिन पिगमेंटेशन। तो देयर इज मेलानिन पिगमेंटेशन इन केस ऑफ एमएसएच सेक्रेशन। लेकिन ये मेलानिन पिगमेंटेशन यानी कि ब्लैकनिंग और डार्कनिंग ऑफ स्किन जो होते हैं, ये आप दूसरे एनिमल्स में देखते हो, अदर एनिमल्स में इट इज इम्पोर्टेंट, बट देन अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अगर पिगमेंटेशन की बात करो आप, तो इट इज बिकॉज ऑफ एसीटीएच एंड मेलाटोनिन हार्मोन। तो ह्यूमन में इट इज एसीटीएच एंड मेलाटोनिन, मेलानिन नहीं, मेलानिन कोई हार्मोन नहीं होते हैं, मेलानिन एक पिगमेंट करने वाले केमिकल होते हैं, लेकिन मेलाटोनिन कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि ये पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं।
और इसके साथ साथ आप ACTH का रोल जो है वो देखते हो इन पिगमेंटेशन। तो अगर मानो एडिशंस डिजीज में ACTH रेज हुए हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ देखोगे रेज्ड केस में क्या होंगे, देयर वुड बी एबनॉर्मल पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और इसीलिए एडिशंस डिजीज में आप क्या देखोगे, देयर वुड बी ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इन द जोना फैसिकुलाटा, जिसमें कि देयर इज सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक और हार्मोन, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज जोना रेटिकुलरिस। और जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। नाउ गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो प्रोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं, प्रोमिनेंट हार्मोन्स in case of gonadocorticoid, that is androsterone and estrogen। इसके अलावे तो DHEA भी होते हैं, डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरॉन, लेकिन वो हम लोग इन 12th क्लास विल टेक अप। तो एंड्रोस्टेरॉन ये मेल हार्मोन का काम करते हैं और ईस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन का काम करता है, लेकिन हमें याद रखना है मेनली इट इज मेल। मेनली मतलब अगर हम लोग जोना रेटिकुलरिस रीजन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड देखें तो इसमें जो प्रोमिनेंट हार्मोन है वो एल्डोस्टेरॉन है और लेस ऑफ ईस्ट्रोजन होते हैं। तो अगर हम लोग देखें दैट इज इनके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन या इफेक्ट, तो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इनका आप मेन फंक्शन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में देखते हो। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एबनॉर्मैलिटी की बात करें तो एबनॉर्मैलिटी इज दैट इज excess secretion that leads to something called as adrenal virilism। थोड़ा नीचे करना। adrenal virilism, और adrenal virilism में क्या होता है, now the patient will have male sexual characters like male voice, beard, mustache, hirsutism। So hirsutism is just excess body hair, और ये सारे फीचर्स इन केस ऑफ दैट इज फीमेल। तो ये आप फीमेल्स के केस में देखते हो दिस एड्रिनल विरिलिज्म। तो आपको याद रखना है एड्रिनल विरिलिज्म दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रीशन इन केस ऑफ फीमेल unnecessarily there would be development of male sexual behavior, so that's what you will find in case of excess secretion। जबकि अगर हम लोग बात करें दैट इज gynecomastia, so there would be something called as gynecomastia, and that is enlargement of सर ये फर्स्ट वाली का एक बार नेम दोबारा प्रोनाउंशिएट कर दो प्लीज। adrenal virilism। So gynecomastia, enlargement of breast, and that is in case of males। ठीक है, तो इतनी बातें हमें बहुत ही अच्छे से मालूम रहनी चाहिए इन adrenal gland and in fact in adrenal cortex। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हम लोगों ने देखे 3 डिस्टिंक्ट रीजन, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जोना ग्लोमेरुलोसा ये सिक्रीट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फिर हम लोगों ने देखा जोना फैसिकुलाटा
जो कि सिक्रीट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर हम लोगों ने देखा जोना रेटिकुलरिस जो कि सिक्रीट करते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। और इनके हम लोगों ने फीचर्स और एबनॉर्मलिटीज देखे हैं। सो दैट इज अबाउट एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब आ जाते हैं एड्रिनल मेड्यूला पे। लेकिन अगर हम लोग एड्रिनल मेड्यूला देखें तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एड्रिनल कॉर्टेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर हम लोग बात करें एड्रिनल मेड्यूला की तो एड्रिनल मेड्यूला आपको याद रखना है दैट इज नथिंग। तो बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे देखें ओरिजिन एड्रिनल मेड्यूला का होता है एक्टोडर्म। नाउ इसी एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम भी बनते हैं। और अगर आप यहाँ पे हॉर्मोन्स देखोगे तो हॉर्मोन्स इन केस ऑफ एड्रिनल मेड्यूला so that is basically catecholamines and catecholamines क्या है? एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन। और मेरे ख्याल से आप लोग सबको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि दैट इज एड्रिनलिन की अगर हम लोग बात करें तो इट हैज सेम फंक्शन almost as that of sympathetic nervous system. तो जो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम देखते हो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये काम करते हैं एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ एड्रिनल मेड्यूला में देखें तो इनका फंक्शन जो है वो कैसे रहेंगे? दैट इज एज हार्मोन। तो हार्मोन को ही हम लोग कैटेकोलामाइन कहते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा। और आपने जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस पढ़े हैं वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे भी बताओगे। जैसे अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें और आपसे पूछा जाए कि एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स का इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या होगा, तो बताओ क्या होंगे एक्शंस? Heart rate increase, blood pressure increase, contractility increase, force of contraction increases. वेरी गुड। तो ये सारे फीचर्स आपको ध्यान कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। करेक्ट। सिमिलरली अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पूछा जाए कि इन कैटेकोलामाइंस का क्या एक्शन होगा तो क्या आंसर बताओगे? इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। Rate of breathing increases. एक और वन मोर फंक्शन। Dilation of bronchioles. हाँ, वेरी गुड, ब्रोंकोडाइलेशन। एंड सेकंड थिंग यू फाइंड देयर इज दैट इज ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। तो जो आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन देखा है वहां पे एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन वाज एक्टिंग एज न्यूरोट्रांसमीटर और वही एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन यहाँ पे एड्रिनल मेडुला के जो सेल्स हैं वो एज हार्मोन सिक्रीट करते हैं और उनका भी वही फंक्शन होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप देखते हो। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है अबाउट दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। नाउ आफ्टर दैट वी शुड रिमेंबर एड्रिनल ग्लैंड के बाद द नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस। लेट अस कम टू द नेक्स्ट ग्लैंड, थाइमस। थाइमस ना थाइमस जो है आपको याद रखना है इट इज अगेन divided into two parts and that is outer part cortex और inner part medulla. Now thymus gland का importance कहाँ आप देखते हो तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं थाइमस ग्लैंड और जो थाइमस ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं दैट इज समथिंग कॉल्ड एज थाइमोसिन। और मेरे ख्याल से अगेन अगर आप पहली की बातें याद करो तो हम लोगों ने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में देखा था और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ थाइमीन, थायमीन, थाइमोसिन। तो इन पे तीन क्वेश्चंस आई विल राइट। थाइमीन इज विटामिन B1. Second question, thiamine is nitrogenous base. And thymosin Moles. is endocrine secretion of thymus gland.
यस, तो ये 3 क्वेश्चन है. व्हाट्स योर टेक ऑन दीज? सर पहला वाला फॉल्स है और लास्ट वाला ट्रू। वेरी गुड. तो ये दोनों ही फॉल्स हैं और ये बिल्कुल ट्रू है. तो शायद आपको ध्यान हो, थायमीन इज विटामिन B1. और अगर हम लोग थायमीन देखें तो ये थायमीन जो होते हैं दे आर एक्चुअली नाइट्रोजनस DNA बेस. yes. और थाइमोसिन इज एक्चुअली द एंडोक्राइन सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड. नाउ अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो ये थाइमोसिन हार्मोन ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर समथिंग कॉल्ड एज इम्यूनिटी. ये इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. और ये इम्यूनिटी आप देखोगे दो तरह के होते हैं. एक जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा है एंटीबॉडी मेडिएटेड, या जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. नाउ इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है बेसिकली फॉर इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस, जबकि अगर हम लोग एंटीबॉडी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी देखें तो ये होता है दैट इज फॉर एक्स्ट्रा सेल्युलर पैथोजन. तो इंट्रासेलुलर पैथोजन क्या होते हैं, कोई बता सकते हो? वायरस. और एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन दैट इज बैक्टीरिया. नाउ इंट्रासेलुलर पैथोजन को लिमिट करने के लिए या उसके इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं टी सेल, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को लिमिट करने के लिए या इनको एलिमिनेट करने के लिए देयर आर प्रेजेंस ऑफ बी सेल. तो ये बेसिक डिफरेंस आपको सीएमआई और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में याद रखना है. इसका और डिटेल हम लोग 12th क्लास में इम्यूनिटी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन आप ये इतना बेसिक बात जरूर याद रखोगे. और हम लोग ये पॉइंट क्यों यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन जो है इसका रोल दोनों में ही देखा गया है ना, दोनों में ही इंपॉर्टेंट रोल है. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. और इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे देयर इज मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स के मैचुरेशन जो है वो थाइमस ग्लैंड में ही होते हैं. और टी सेल्स का मैच्योर होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है ही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से, और इनडायरेक्टली ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. और दैट्स व्हाई ये दोनों ही टाइप ऑफ इम्यूनिटी थाइमस पे डिपेंडेंट होते हैं. बट देन वी शुड रिमेंबर मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स का जो साइट होता है वो थाइमस ही होता है. तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है. इनफैक्ट अगर हम लोग बी सेल और टी सेल देखें, बी सेल एंड टी सेल, तो इनका ओरिजिन एक ही जगह होता है. बी सेल का भी ओरिजिन बोन मैरो है और टी सेल का भी जो है वो बोन मैरो. लेकिन अगर हम लोग मैचुरेशन के साइट देखें तो ये अलग अलग होता है. बी सेल का मैचुरेशन जो है वो तो बोन मैरो में ही होता है, लेकिन अगर आप टी सेल का देखोगे तो ये होते हैं इन थाइमस ग्लैंड. यस. और इसीलिए आपको याद रखना है थाइमस को हम लोग कहते हैं दैट इज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. और एक और तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं थाइमस ग्लैंड को, तो दैट इज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल. तो टी सेल के ये ट्रेनिंग स्कूल भी कहलाते हैं. और आज के डेट पे आपको याद रखना है कि जो थ्योरी ऑफ एजिंग is based on thymus gland only. ये थाइमस ग्लैंड के ही बेसिस पे बताए गए हैं, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि थाइमस ग्लैंड रिग्रेसेस, ये डिजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे ये डिजेनरेट होने लगता है, और ये डिजेनरेशन ही एक्सप्लेन करता है अबाउट द थ्योरी ऑफ एजिंग. तो थ्योरी ऑफ एजिंग को इसके रिग्रेशन से लिंक किया गया है. ये बात हमें बस ध्यान में रखना है. ठीक है, तो इतनी बातें हमें बहुत ही अच्छे से मालूम रहनी चाहिए अबाउट दैट इज थाइमस ग्लैंड. नाउ सर
यस, क्लास सर कब खत्म होगी? क्लास जो है वो परसों दिन में 3 बजे खत्म होगी। बता दो ना सर। हाँ, कल परसों होंगी, परसों अभी दिन भर चलेंगे, कल भी चलेंगे, परसों भी चलेंगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग के जो है वो AITS है, और बहुत किसी ने AITS आज नहीं दिए होंगे अभी तक, या AITS दे दिए यस। सब। नो सर। ओके, तो एनीवेज ये लास्ट पार्ट ही है, थोड़ा ही है बाकी। सर ये तो चैप्टर कब कंप्लीट होगा? हाँ, ये कब कंप्लीट होगा? तो ये आप ऐसे टाइम पे क्यों पूछ रहे हो जब कंप्लीट हो गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्लैंड तक ही था। इसके बाद आप देखोगे कुछ और पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन पार्ट। लेकिन रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन पार्ट जो है, इसके दो एस्पेक्ट है। पिछले बैच वालों ने तो जो है वो 11th में नहीं करवाया था, मतलब ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन पार्ट जो है वो 12th का हिस्सा है, तो पिछले बैचेस में तो सीधा 12th में ही कराए गए हैं। और अगर आप कहोगे तो इंट्रोडक्शन जरूर हम लोग देख लेंगे, जो कि हार्डली 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के हैं। और सर उसके बाद 12th एग्जाम में, हाँ यस, 11th में FT वगैरह तो नहीं होगा ना? हाँ 12th में 11th में FT में तो नहीं, लेकिन AITS में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए अगर मैं 15-20 मिनट्स का ले लूँ तो आई डोंट थिंक कि मच ऑफ द प्रॉब्लम होगी। So hardly it will take 15 to 20 minutes or an half an hour, hardly half an hour लगेंगे, और वो 12 पार्ट के ही हैं। So but then हो सकता है AITS में क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए जो है वो कर लेना would be better। और अदरवाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा है इस थाइमस ग्लैंड तक, that was the end of endocrine system part। और आपको ध्यान रखना है दैट इज 11th क्लास, अगर आप देखो तो ये 65% सिलेबस है पूरे आपके नीट के सिलेबस का। तो आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से ही आप प्रिपेयर करोगे। 65% जूलॉजी का सिलेबस 11th क्लास में है, और मैं आपको बताऊं 12th में जूलॉजी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 35% सिलेबस। और वो भी आपको लगेगा कि अरे ये इतना इजी चैप्टर, इट इज लाइक दैट ओनली। तो 12th में आप देखोगे जूलॉजी काफी कम है, सिलेबस बहुत कम है, लेकिन 11th में जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इनको आपको ठीक से कंप्लीट करना है। और टुमारो आई डोंट नो योर विश, अगर आपको लगता है तो आज हम लोग हाफ एन आवर देख लें, या फिर आपको आपकी मर्जी है। अगर आपको मर्जी, इफ यू वांट, तो कल हम लोग सर हाफ कल एन आवर। करवाओ कल। एक चैप्टर और बता। अभी करा दो सर। ओके ठीक, अभी तो हम कर लोग सर। यस, सर तो करो। ठीक। नेक्स्ट कल करवा दो। तो इसमें वही होता है कि बट जाते हैं, कुछ आज कुछ कल, लाइक दैट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग टुमारो विल बी टेकिंग अप। और जो कल हम लोग देखेंगे वो हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में वी विल कंप्लीट द सिलेबस। सर और उसके 11th बाद होगा ना? यस, 11th का सिलेबस कंप्लीट? यहीं तक, थाइमस ग्लैंड तक। इसके बाद फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो मैं एक्चुअली आपको बता भी दूंगा क्लास स्टार्ट करते ही समय, वो एक्चुअली 12th का ही पोर्शन है। तो उसमें हम लोग एंड्रोजन के रोल, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन, ये सारी चीजें 12th क्लास में है डिटेल में। लेकिन फिर भी कहीं AITS में क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए हमें देखना है। और आपके पिछले बैच तो जो है वो 11th में करवाए भी नहीं थे, वो कहते सर बस थाइमस ग्लैंड तक ही डालें। तो बट अब ये वही आपके ऊपर है, मेरे ख्याल से करवा लेना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए। 11th पे थोड़ा देख लो इसमें क्या है, कहीं AITS में क्वेश्चन ना आ जाए, और वो भी सिर्फ हार्डली 25 मिनट्स ही तो लगेंगे। 25 मिनट्स तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सो विल बी कंप्लीटिंग दैट, टुमारो विल कंप्लीट। एंड आप ध्यान रखोगे कि आपके सिलेबस जो है वो आप उस हिसाब से ही पढ़ाई करोगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफी जो है वो यू आर टेकिंग थिंग्स लाइटली। जैसे मैं देख भी रहा हूँ कि जो है वो
AITS के मार्क्स, हालांकि इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई मस्ट टेल कुछ स्टूडेंट 180 लाए भी हैं जूलॉजी में। 180 का मतलब है फर्स्ट रैंक। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 160 प्लस लाए हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड। तो 160 के ऊपर अगर आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स। तो ये आप लोगों को कोशिश करना है कि 160 के जो है वो ऊपर लगातार आए, ठीक है, और आ भी सकते हैं। और आपके पास पूरा टाइम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास टाइम है। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि आपके पास टाइम